कहां तक हुआ है चला? यहां से होना है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, यही ना होना था। चला, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें, इससे आगे होना था क्या? यहां से होना था ऑक्जेलिक एसिड। कौन एसिड चला? ऑक्जेलिक एसिड की अगर हम बात करें, COOH फंक्शनल ग्रुप होता है। इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। और एक होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, नाम सुने हो? किडनी में या शरीर में कहीं पर भी जो पथरी का निर्माण होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है, जो एसिडिक होता है। क्या होता है? अब चला, आप अगर देखते होंगे आजकल अधिकतर लोगों को पथरी हो जाता है, देखे हैं? तो ये जो चला पथरी हो रहा है, ये किस कारणवश हो रहा है? नहीं, जब हम लोग एसिडिक खाना खाते हैं, कौन सा खाना खाते हैं? एसिडिक खाना खाते हैं, तो कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड, कैल्शियम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं उसको, वो धीरे धीरे जमा होने लगता है और वही पथरी का रूप ले लेता है। अभी हमको लगता है 80 to 90% लोगों को ये बीमारियां हो रही है बहुत तेजी से। उसका कारण है कि लोग बहुत अधिक ऑयली फूड्स खा रहे हैं और फाइबर वाले फूड्स नहीं खा रहे हैं। फाइबर वाले फूड्स जैसे साग, गांव घर में अभियो तुम देखेगा चला बहुत कम लोगों को पथरी हो रहा है। अब किसी का किडनी का पोजीशन गलत है तो छन नहीं पाता है, तो धीरे धीरे एसिड वहां जमा होता है और धीरे धीरे पथरी का रूप ले लेता है। नहीं तो शहर में तो अनाधून हो रहा है। शहर में जकरे मन तकरे जो है चला, ये बीमारी बहुत तेजी से चल रही है, लोग ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ये एसिडिक खाना खाने से होता है। चूंकि COOH तो एसिडन है, ये जब धीरे धीरे जमा हो जाता है तो जमा होते 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 पत्थर का रूप ले लेता है और धीरे धीरे फिर वही पत्थर बढ़ने लगता है। पत्थर नहीं बढ़ता है एक्चुअली, और कार्बोक्सिलिक एसिड जमा होने लगता है, कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड जमा होने लगता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे अपना आकार क्या कर लेता है, बढ़ा। तब छानने में दिक्कत होती है, छानने में दिक्कत होती है, चला पेट में होता है, किडनी में दर्द होता है या गोल ब्लाडर में भी होता है, वहां दर्द हो जाता है। तो कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड क्या है? इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? 3, पाई बॉन्ड 1, हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2। लेकिन इस सब को छोड़ते हुए अगर हम इस पॉइंट पे आते हैं, यह कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में मानव की किडनी या अन्य जगहों पर एकत्रित होकर पथरी नामक बीमारी का निर्माण करते हैं। अतः पथरी किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग कहां करते हैं? कपड़ों पर लगी जंग की स्याह या स्याही के धब्बे को क्या करने के लिए? हटाने। ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग कपड़ों में लगे स्याही के धब्बे या जंग के धब्बे आदि को क्या करने के लिए? हटाने के लिए किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग फोटोग्राफी में भी करते हैं, निगेटिव वगैरह को धोने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। फिर आते हैं अल्डिहाइड। अल्डिहाइड क्या है चला? अल्डिहाइड कुछ नहीं है, CnH2n+1 CHO। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+1 CHO। ये इसका सामान्य सूत्र है। क्या सूत्र है चला? CnH2n+1 CHO। अब यहां अगर n का मान 1 रखते हैं, CH3 CHO हो जाएगा, CH3 CHO हो जाएगा। तो CH3 CHO हो जाएगा। चला, तो ये बताइए क्या हो जाएगा? एक एक दो का कार्बन हो गया। तो चला आप गौर फरमाइएगा, कहते हैं अगर n का मान 0 रखते हैं, n का मान क्या रखते हैं? 0 रखेंगे तो C 0 हो जाएगा, यहां H 2 0 0 और 1, तो H को बचेगा और CHO बच जाएगा। बोलन रे,
इसको हम लोग इथेनल कहेंगे कि मिथेनल कहेंगे? एगो कार्बन है मिथेनल, दो कार्बन है इथेनल, सही है। फंक्शनल ग्रुप है इसका CHO, CnH2n+1 CHO या RCHO कह दीजिए। आईयूपीएसी नेम है एल्केन का, एगो ई हटा देंगे और अल जोड़ देंगे तो हो जाएगा अल्केनल। n बराबर 0 होगा तो HCHO मिथेनल, और फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं इसको। n बराबर 1 होगा तो CH3CHO, इसको हम इथानल या एसिटल्डिहाइड कहते हैं। अब चला गौर फरमाइएगा, एक होता है डाइथाइल ईथर, ईथर सुंघा के सुने हैं बेहोश करते हुए, तो वही है। चला डाइथाइल ईथर का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है चिकित्सा के दौरान दर्द में। डाई इथाइल कीटोन को एसीटोन भी कहते हैं। इससे चला नेल पॉलिश वगैरह हटाने में इसका उपयोग महिलाएं करती हैं। लिख लो, एसीटोन का उपयोग नेल पॉलिश हटाने में महिलाएं करती है। नेल पॉलिश का उपयोग, एसीटोन का उपयोग, क्या लिखा, नेल पॉलिश हटाने में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लिखे। अब पता चला ये जो हम लोग खाते हैं ना, आइसक्रीम खाते हैं हम लोग, या वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ 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 नहीं यार, मैंगो फ्लेवर का जो आता है, फ्रूटी चॉकलेट, तो चल रहा, कोई मैंगो फ्लेवर होता है, कोई जैसे माजा, हर मौसम आम, तो ऐसा थोड़े चला कि उसमें आम का रस है, उसमें ईस्टर है। क्या है? ईस्टर का काम है फलों की गंध देना। कहता है ईस्टर की गंध फलों के समान होती है, अतः इसका उपयोग मिठाई, आइसक्रीम, पेय पदार्थ आदि बनाने में किया जाता। अब आईयूपीएसी नेम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। एल्केन ग्रुप का कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम एक समान होता है। जैसे आप कहिएगा जैसे, तो देखिए ई कॉमन नेम हो गया अगर इसका एगो कार्बन है कि दूगो, आई देखिए एल्केन है, आप कहिएगा कैसे आप समझ गए गुरुजी एल्केन है? क्योंकि ये एल्केन फॉर्मूला पर फिट बैठता है, CnH2n+2 पर देखिए तो फिट बैठ रहा है, तो कहते हैं n का मान अगर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 1 रखेंगे तो n का मान 1, तो C1 और 2 1 2 2 4 CH4 हो जाएगा। तब CH4 हो जाएगा तो इसको ये कार्बन है तो मीथेन, मीथेन हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नेम भी मीथेन है। 2 रहेगा तो इथेन, 3 रहेगा तो क्या, प्रोपेन। लेकिन चला एल्केन ग्रुप का कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम अलग अलग होता है। एल्कीन का, एल्केन का नहीं, किसका, एल्कीन का। देखिए एल्कीन बोले तो फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n, यही ना, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। किताब में देखो तो कितना कर रहे हैं, नबका वाला में कितना है, नयिका में गलत है। अच्छा कोई बात नहीं, चला 8 कर लो। अब बताओ, चला कहते हैं यहां हो जाएगा प्रोपेलिन। देखो कॉमन नेम जो है इसका, पहले आईयूपीएसी नेम पे चलते हैं, तो आईयूपीएसी नेम 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो ईथ हो जाएगा, और एल्कीन है तो इथीन हो जाएगा। यहां 3 गो है तो प्रोपीन, 4 गो है तो ब्यूटीन। लेकिन ये नेम सेम इसके नहीं है। आप देखिए यहां इथीन है, ये इथिलीन है, यहां प्रोपीन है, ये प्रोपिलीन है, यहां ब्यूटीन है, ये ब्यूटिलीन है। तो कहने का मतलब यह है एल्केन ग्रुप का कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम क्या होता है, अलग, लेकिन एल्केन का सेम होता है।
फिर कहता है अल्काइन ग्रुप का भी कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम अलग होता है। देखिए 2 कार्बन है, एल्काइन है, इसका मतलब CnH2n-2 ना, यहां 2 को कार्बन है, 2 को कार्बन है तो मीथ की इथ ना, और एल्काइन है तो इथाइन हो जाएगा, ये प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। लेकिन इथाइन को यहाँ एसिटिलीन कहते हैं, प्रोपाइन को चला मिथाइल एसिटिलीन कहते हैं, ब्यूटाइन को चला इथाइल एसिटिलीन कहते हैं। बोलन रे। अब चला एक चीज और देखना है, एक क्वेश्चन हमको मिला था एनसीईआरटी में। क्वेश्चन क्या था कि जैसे आप CnH2n +2 है, n का मान चला 1 रखिए, कितना आ जाएगा CH4। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। अब चला एल्केन है, एल्कीन में आइए CnH2n, n का मान रखिए आप 1, CH2 होगा, ये कोई नाम है, और आप रखिए चला जी इथेल्कीन हो गया, आप रखिए एल्काइन CN, n बराबर 1 रखिए, C एक रखिएगा, 2 दूनी 4 में से 2 गया, रुक गया, n का मान 1 रखे ना, तो 2 का 2 - 2 0, तो ये तब बचेगा क्या, खाली h बचेगा, अरे रुक नहीं यार, हम इन सिखा रहे हैं रे। n बराबर 1 रखिएगा, तो यहां 2 का 2 -2, तो h खत्म ना हो जाएगा। इसमें केकरा दिक्कत है बताओ, है ई 0 होगा तो गुना हो रहे रे, ई 0 होले तो वो 0 हो जाता है, ई 0 नहीं है, ई 0 मान लो इसका पैसा 0 हो गया, तो हमरो 0 हो जाएगा। वो तो डिपेंड करेगा ना मेरा इसका संबंध कैसा है। बाबू n का मान 1 रखे तो C हुआ, n का मान यहां 1 रखे, 2 का 2 - 2, तो h 0 हो गया, मतलब नहीं है। H2 रहता है तो क्या कहते हैं 2 गो हाइड्रोजन है, H3 रहता है तो क्या कहते हैं 3 गो हाइड्रोजन, H0 गो है मतलब हाइड्रोजन नहीं है, तो हम झूठ बोलते हैं रे, कहते सही बात, ऐसा बात कर, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब चला कहने का मतलब जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो ये है कि एल्कीन और एल्काइन, इसका n बराबर 1 पर कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन एल्केन का n बराबर 1 पर कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। बोलन रे, फिर कहता है सही बात है, सही बात है गलत बात है, ठीक है ना, लिखिएगा। चला ठंडी बढ़ल है, कृपया दिमागी संतुलन बनाए रखें, लिखिएगा, लिखा है। एल्कीन और एल्काइन में कार्बन की संख्या 1 रहने पर वह यौगिक नहीं बनाता, वह यौगिक
नहीं बनाता, जबकि एल्केन बनाता कि नहीं बनाता? जबकि एल्केन बनाता है। हो गया? जबकि एल्केन क्या करता है चला? बनाता है। अब देखो नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर कुछ नहीं है चला, सबसे लंबा चेन लेते हैं कि सबसे छोटा चेन लेते हैं? किसी भी हाइड्रोकार्बन का नामकरण कार्बन की संख्या के आधार पर किया जाता है। सही बात है। 2 रहेगा तो ईथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट। तो कार्बन की संख्या के आधार पर न करते हैं। यदि कार्बन का 2 श्रृंखला हो तो सबसे लंबी श्रृंखला के आधार पर हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया जाता। अगर कार्बन की 2 श्रृंखलाएं हो तो सबसे लंबी श्रृंखला की सबसे छोटी श्रृंखला गिन लेंगे चला, जिधर से सबसे लंबा होगा उसी के आधार पर नामकरण किया जाता है। इस सब का लेकिन तुम्हारे दैनिक जीवन में कोई खास प्रयोग नहीं। यदि किसी हाइड्रोकार्बन में पर कोई अल्काइल या हेलाइड ग्रुप, हेलाइड बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन ग्रुप जुड़ा हो तो उसका नामकरण उसी ओर से किया जाता है जिस ओर से वह ग्रुप, जैसे यहां से देखो तो ई ग्रुप यही ना जुड़ा है, तो इसी ओर से ना नजदीक होगा। हम कार्बन जो गिनेंगे 1 2 3 गिनेंगे, ऐसे नहीं गिनेंगे 1 2 3, ये गलत है। बोलन रे। फिर कहता है यदि किसी हाइड्रोकार्बन पर 1 से अधिक अल्काइल ग्रुप हो तो उसका नामकरण अल्फाबेट ऑर्डर के आधार पर किया जाता है। वही बात है, जिधर से नजदीक होगा। अगर मीथेन होगा या इथेन होगा तो ई वाला जो होगा इथेन पहले होगा, मीथेन बाद। बट इस सब का आपके दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है। लेकिन चला यहां से तो है समावयवता। हम आपको बताए थे, याद कीजिए आप, कि समावयवता आइसोमेरिज्म क्या है। जैसे ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 ना। अब ब्यूटेन के 2 भाग हैं चला, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। एक है नॉर्मल ब्यूटेन, एक है आइसोब्यूटेन। एक है नॉर्मल ब्यूटेन और एक क्या है? आइसोब्यूटेन। C4H10 के 2 भाग हैं, एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन हो गया चला, देखो तो 10 को हुआ, इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन अगर होगा हाँ रे भाई गलती हो गया, गला काट देगा हमार, की करें अब उमरो न हो गया रे चला। यस सर बोलता है रे चुट्टा। अब गौर फरमाइएगा, यह नॉर्मल ब्यूटेन और यह आइसोब्यूटेन। तो इसका मतलब ब्यूटेन के 2 समावयवी है, इससे ज्यादा अब इसका स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। अब CH4 है, इसका एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा क्या? CH4 का चला दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। तो इसका मतलब जितनी संरचनाएं बन सकती है वही उसका समावयवी है। इसका डिफिनेशन क्या है चला कि कार्बन के 3 उसके बारे में अलग से बात करेंगे। कहता है जिसका अणुसूत्र, ये अणुसूत्र है और ये संरचना सूत्र है, जिसका अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र अलग अलग, वो यही घटना समावयवता कहलाती है और ये दोनों एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। कहते हैं वैसा यौगिक जिसमें अवयव समान हो परंतु संरचना और गुण क्या हो? अलग अलग, उसे हम समावयवी कहते हैं। और इस परिघटना को क्या कहते हैं? समावयव।
देखो क्या कह रहा है, संरचना और गुण अलग अलग हो। संरचना और गुण क्या हो, अलग अलग हो, उसे समावयवी कहते हैं। जैसे देखो इथेन ईथर की अगर हम बात करें, देखो इसका दोनों संरचना अलग अलग है ना, दोनों का नाम भी, इसको डाइमिथाइल ईथर कहते हैं, इसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं। ये देख लो, अगर ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल पेंटेन हो गया, ब्रांच हो गया तो आइसोपेंटेन हो गया, बोलो रे, ये नियो पेंटेन हो गया। तो पेंटेन के कितने समावयवी हो गए, 3। अपर रूपता, अपर रूपता क्या होता है, चला ये कहता है एक ही तत्व के अलग अलग रूप हैं। एक ही तत्व के क्या है, जैसे चला मनुष्य के अपर रूप हम लोग हैं, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई सांवला है। गोरा तो यहां लगभग नहीं है, एगो ही गोरका को छोड़ के, हमको छोड़ के नहीं, हम तो चला गोरे हैं, तुम लोग अपने आप को गोरा मानो ना मानो, हम लोग चला बचपन से ही गोरे थे। मतलब तुम ही मानता है कि हम काले हैं, अभी केमिस्ट्री ये हुआ है बहुत के फिजिक्स बाकियो है ये ध्यान रखना। कहते हैं चला कार्बन के जो अपर रूप हैं, अपर रूप का मतलब दूसरा रूप, जैसे मनुष्य के बहुत सारे रूप हैं, तो वैसे ही चला कार्बन के दूसरे रूप हैं। कार्बन का जो अपर रूप है उसमें एक आता है चला हीरा, ग्रेफाइट, और एक जो अब पूछा जाता है इसका नाम है फुलरीन। आप अगर हम हीरा और ग्रेफाइट की तुलना करें, चला जी, हीरा और ग्रेफाइट की तुलना करें तो ये चतुष्फलकीय होता है, ई चला षटफलकीय होता है, ई चला हार्ड होता है, ये मुलायम होता है, बोलन रे, इससे शीशा काटा जाता है, बोलन रे, और ई चला स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है, बोले में नहीं करेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और रही बात चला हीरा का अपवर्तन, सबसे अधिक कठोर पदार्थ हीरे ना है, ये मुलायम होता है, हीरा कुचालक होता है, ग्रेफाइट सुचालक होता है, बोलन रे। अब रही बात फुलरीन की, फुलरीन का फॉर्मूला हो, सब कार्बन का दूसरा रूप है, कार्बन 60, इसकी संरचना जियोडेसिक होती है। आप कहिएगा जियोडेसिक क्या होता है, जियोडेसिक मतलब फुटबॉल के आकार का होता है, जियोडेसिक मतलब किस आकार का होता है, फुटबॉल का। अपर रूप एलोट्रॉप्स, अब बताओ, इस सब कार्बन का ही दूसरा रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, इस सब किसका दूसरा रूप है। तो जब किसी पदार्थ में अत्यधिक तापमान और दबाव पड़ता है तो वह पदार्थ अपना रूप और गुण बदल लेता है, जिसे हम अपर रूप कहते हैं। इस परिघटना को अपर रूपता कहते हैं। जैसे कार्बन के 3 अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और कौन, फुलरीन। अब हीरा और ग्रेफाइट में देखिए क्या अंतर, हीरा अत्यंत ही कठोर होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम। हीरा चतुष्फलकीय है जबकि ग्रेफाइट षटफलकीय है, सही है। हीरा विद्युत का, ग्रेफाइट विद्युत का। हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में, ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेल में किया था। बैटरी में जो चला ग्रेफाइट का छड़ होता है। काले हीरे का उपयोग शीशा काटने में करते हैं, जबकि ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल, पेंसिल में देखा है काला वाला, लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। और लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी % होती है। सिल्वर, जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0, लेड पेंसिल में लेड 0, ये ध्यान रखना। अब चला जल 2 प्रकार के, मृदु जल होता है, एक कठोर जल होता है। मृदु जल हमारे लिए बेनिफिटेड है, हम लोग इसको पीते हैं, इसमें झाग भी जल्दी उत्पन्न होता है। और कभी कभी देखना ककरो चापाकल में ना कपड़ा साफ नहीं होता है, तो हम लोग कहते हैं हो ये पानी में कपड़ा साफे नहीं होता है या पीला हो जाता है वगैरह वगैरह। तो मृदु जल चला हम लोग पीते हैं, जल्दी झाग देता है, जल्दी झाग देता है। और कठोर जल हम लोग पीते नहीं है,
और ये साबुन के साथ जल्दी झाग देता कि नहीं देता, यही अंतर है। मृदु जल, वैसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है उसे मृदु जल कहते हैं। इस जल को पेय जल भी कहा जाता है, बोलो रे। कठोर जल, वैसा जल जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है उसे कठोर जल कहा जाता है, और यह पेयजल नहीं। ये पेयजल है कि नहीं है। अब चला, जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी कठोरता और एक होता है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता होता है चला कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, क्लोराइड एंड सल्फेट के कारण। अस्थायी कठोरता होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। अब अगर आपको याद ना रहे, क्वेश्चन पूछता है तो आप देखिए अस्थाई का स्पेलिंग बड़ा है कि अस्थाई का। अस्थाई का बाइकार्बोनेट का बड़ा है कि क्लोराइड और सल्फेट का। बाइकार्बोनेट ना बड़ा है तो बड़का में बड़का स्पेलिंग और छोटका में छोटका स्पेलिंग। तो आपको कहेगा बताइए जल की अस्थाई कठोरता सल्फाइड और क्लोराइड के कारण कि बाइकार्बोनेट के कारण। अस्थाई बाइकार्बोनेट के कारण और अस्थाई कठोरता क्लोराइड और सल्फेट के। जल की कठोरता कितने प्रकार की। मृदु जल हम लोग पीते हैं कि नहीं पीते हैं। कठोर जल, मृदु जल झाग देता है। कठोर जल पक्का, मृदु जल झाग कठोर जल झाग देता है। तो कहते हैं चला अस्थाई कठोर जल झाग नहीं देता है, मृदु जल झाग देता है। बाप रे बाप। अस्थाई कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। और अस्थाई कठोरता किसके कारण, बाइकार्बोनेट के कारण। अब कहिएगा कठोरता क्या होता है। कठोर जल का उपयोग चला नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। बोलन रे आप बताओ किडनी में जो स्टोन होता है किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का। किसका बना होता है चला, कहता है देखो अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। इस कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग कौन विधि, वाष्पीकरण विधि द्वारा करते हैं। यह अस्थाई कठोरता यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। यह कठोरता को दूर करने के लिए डिस्टिलेशन विधि, कौन विधि, आसवन विधि शुरू में हम आपको पढ़ाए थे। आसवन विधि का प्रयोग करते हैं या चूना जल का भी प्रयोग करते हैं। चूना जल हो गया चला CaOH Halt 2। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक चला फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखना। एक होता है बुझा चूना, लिखाए भी होंगे हम। एक बुझा चूना होता है, एक अनबुझा चूना होता है। याद है इसका फॉर्मूला। इसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, इसको हम लोग स्लैग्ड लाइम कहते हैं। इसको हम लोग कौन लाइम कहते हैं चला, बुझा चूना क्विक लाइम, अनबुझा चूना स्लैग्ड लाइम, और इसको हम लाइम ऑफ वाटर भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaOH। अरे रुक यार, बुझा रुकेगा नहीं, रुक जाओ ना, काहे गड़बड़ा रहा है। उल्टो होगा चला, हम रुक जाओ अभी लिखना मत। उल्टो होगा ना चला तो हमारा पास जुगाड़, हम सीधा कर लेंगे। इचला बुझा चूना ई हो जाएगा अनबुझा चूना। अनबुझा चूना CaO, अब बुझा चूना जो होगा चला CaOH Halt 2। रुक, अब तुम समझो चला हम लिखने में कंफ्यूज कर गए तो होगा,
लेकिन हम ठीक कर सकते हैं, तू ठीक कर सकता है। कैसे? बुझाने के लिए तो जल चाहिए। बुझाने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए ना। जल बोले तो H2O चाहिए ना। H2O चाहिए मतलब H और O दोनों चाहिए। तो तुम देखो एकरा में H भी है, O भी है। एकरा में O है लेकिन H नहीं है। H और O दोनों है, इसका मतलब जल का निर्माण कर लेगा, इसका मतलब बुझ जाएगा। और एकरा में केवल O है तो बुझेगा नहीं, बुझेगा तो अनबुझा हो गया। बोलन रे। और दूसरा एकर स्पेलिंग छोटा है, क्विक मतलब जल्दी, छोटा क्विक मतलब जल्दी या छोटा। हे रे रुको न, काहे हड़बड़ा रहा। क्विक मतलब जल्दी या छोटा, तो चला CAO छोटा है कि बड़ा है, तो देखो क्विक हो जाएगा। आ स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड का स्पेलिंग भी ऐसे भी क्विक से बड़ा ना स्पेलिंग स्लैग्ड का है, तो बड़का स्पेलिंग में बड़का स्पेलिंग हो जाएगा। बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए एक बढ़िया से देख लो। क्विक मतलब छोटा मतलब CAO, आप बुझेगा वही जगह में H और O है। बोलो न रे। लाइम ऑफ वाटर है तो ऑब्वियसली वाटर होगा तो H और O दोनों वाला होगा। चला ये सब जुगाड़ नहीं रहेगा ना, उलट पुलट हो जाएगा। उल्टा पुल्टा हुआ तो फिर मामला गया बोरा में। अब नहीं होगा। बड़का अस्थाई मतलब बाइकार्बोनेट, अस्थाई मतलब क्लोराइड और सल्फेट। बोलो रे। सत्य की असत्य। मृदु जल जो हम लोग पीते हैं कि नहीं पीते हैं, जगरा में झाग होगा कि नहीं, कठोर जल जगरा में झाग नहीं। क्लियर है? अब बच गया चला आपका एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल क्लास होगा। आज चला आप लोग तैयार रहिए पिछले चैप्टर्स का टेस्ट देने के लिए। कभी भी टेस्ट आपका हो सकता है पीछे के चैप्टर का। अभी क्लास चलेगा, हाँ मिल जाएगा। बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन कोचिंग बंद है, ठीक है। और शनिवार रविवार फिर सारा टेस्ट अपने नियमित समय पर चलेगा।